तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ठीक ही होगे। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। और ये जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे का लॉ पढ़ा था, और जिसमें हमने देखा था कि चेंजिंग फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो वो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट को डेवलप करता है। तो उसी का एप्लीकेशन है पूरा चैप्टर। तो देखो, शुरू करते हैं। एसी, अल्टरनेटिंग करंट। और इसमें कुछ चीज़ें हैं, आसान हैं, लेकिन तरीका उनका अलग है। वो तरीका सीखना है। देखो, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब है ये टाइम के साथ चेंज होगा। दिस विल चेंज विद टाइम, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब पूरा दिख रहा है। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। देखो, अल्टरनेटिंग करंट बेसिक बात समझो, ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, दिस इज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। तो साइन वेव सबको याद है, ऐसे है। दिस इज आई, दिस इज पीक वैल्यू आई नॉट, एंड दिस इज टाइम। ये एक साइकिल, ये हाफ साइकिल। ठीक है, वोल्टेज के लिए बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दिस इज ई, दिस इज ई नॉट, पीक वैल्यू टाइम के साथ। ठीक, साइन वेव के लिए हमने एसएचएम में अच्छे से पढ़ा है, ऐसी इक्वेशन बना सकते हैं। दूसरा, ऐसे अगर मैं तुमको बताऊं, ये साइन वेव के लिए ग्राफ मैंने लेफ्ट साइड बना दिए, कॉस वेव के लिए भी बना सकते हैं। दिस आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, या फिर ई इज इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो कॉस वाली सबको पता है, ऊपर से स्टार्ट होती है। दिस इज ई, चलो आई का पहले लिख लो, आई, दिस इज आई नॉट, एंड दिस इज टाइम। सिमिलर बिल्कुल वोल्टेज के लिए कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम। दिस इज ई, पीक वैल्यू ई नॉट, एंड दिस इज टाइम। तो इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये इनकी बेसिक वेव फॉर्म है। ये याद रख लो, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। इन इक्वेशन से कंपेयर करना है। एसएचएम में पढ़िए, बिल्कुल वही इक्वेशन, कुछ नया नहीं है, आसान है। ठीक है, कहाँ टफ होगा वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब देखो, अगर यहाँ पे हमने दो वैल्यू देखी, एक पीक वैल्यू और एक इंस्टेंटेनियस। ठीक, कुछ और वैल्यूज़ हैं जिनकी हमको ज़रूरत होगी। इस इक्वेशन में आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी में ओमेगा समझ लो, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, 2 पाई ओवर कैपिटल टी। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज टाइम पीरियड, दिस इज फ्रीक्वेंसी। ये हर्ट्ज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी रेडियंस पर सेकंड में। ठीक है, टाइम पीरियड सेकंड में, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, और रेवोल्यूशंस
पर सेकेंड में कितने चक्कर लगे एक सेकेंड, वो फ्रीक्वेंसी होती थी। और ये फ्रीक्वेंसी आएगी कहाँ से, ये एसी जनरेटर से आएगी। जो अपना एसी जनरेटर होता है, जैसे ये था एन पोल और एस पोल, इनके बीच में ये एक आर्मेचर कॉइल थी जो ये ऐसे घूमती है, ठीक है। और इसको कितने ओमेगा से घुमाते हैं, वो ओमेगा इसमें ये है, बाकी एफ ये है, मतलब ओमेगा एफ उधर रहा, टी ये लगातार घूमेगी कांस्टेंट ओमेगा से, तो उससे बाउंडेड होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी याद कर लो, एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है, मतलब एक सेकंड में 50 चक्कर। अगर ये आर्मेचर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में लगाती है तो 50 फ्रीक्वेंसी आती है। अगर एक सेकंड में 50 की जगह 60 चक्कर लगाएगी तो 60 हो जाएगी, लेकिन अपने यहाँ ये फिक्स है, ये याद रखना है कि 50 फ्रीक्वेंसी आती है, 50 हर्ट्ज। अपना जो एसी है वो 50 हर्ट्ज पे काम करता है। फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे अमेरिका में अगर वहाँ चले जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी वहाँ की ज़्यादा, वो 60 हर्ट्ज है। तो सारी चीज़ें यहाँ 50 हर्ट्ज पे डिज़ाइन की गई हैं, 50 हर्ट्ज ही रखना है, ठीक है, स्टैंडर्ड है। तो याद रखना फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज एसी की। अब बाकी कहानी आगे की इससे शुरू होती है। और समझो, देखो मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुमको दे दूं, आई इक्वल्स टू 20 साइन 100 पाई टी, ऐसी इक्वेशन दे दी। मैंने कहा पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो गई, आई नॉट इक्वल्स टू 20 एम्पियर। किससे कंपेयर किया, इसको कंपेयर किया आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से। दूसरी बात, ओमेगा कितना, तो ओमेगा आ गया, ओमेगा को सीधे कंपेयर करो, ओमेगा इक्वल्स टू 100 पाई आ गया। अगर मैं तुमसे कहूँ फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ इज इक्वल्स टू 100 पाई, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये छोटी मोटी कोई भी बात पूछी जाए तो अपना कंपेयर करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आ गई 50 हर्ट्ज, ओमेगा आ गया। अगर मैं तुमसे कहूँ मान लो टी इज इक्वल्स टू 1/50 सेकेंड्स पे, और मैं तुमसे कहूँ टी इज इक्वल्स टू 1/100 सेकेंड पे, 1/ मान लो 200 सेकेंड पे करंट बताओ, तो टी की वैल्यू चुपचाप यहाँ रखो, तो आई इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 20 साइन 100 पाई, टी की वैल्यू 1/50, तो आई इज इक्वल्स टू 20 और साइन बना 2 पाई, साइन 2 पाई 0, तो करंट आ गया उस समय 0, ठीक है। कहीं 0 होगा, कहीं मैक्सिमम होगा, बीच में भी कुछ हो सकता है। 20 से ज़्यादा नहीं होगा, 20 इज़ अ पीक वैल्यू हियर, ठीक है। अगर यहाँ निकालें कि इतने टाइम पे कितना होगा, तो 20 साइन 100 पाई इंटू 1/200, तो आई इज इक्वल्स टू 20 साइन π/2, साइन 91 होता है, तो यहाँ आ गया 20 एम्पियर। तो किसी भी टाइम पे जो वैल्यू निकल के आ रही है अलग अलग टाइम पे, इस वैल्यू का क्या नाम है, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये लगातार टाइम के साथ चेंज होगी, टाइम के साथ लगातार चेंज होगी। और पीक वैल्यू ये है, वो पहले हमने यहाँ पे निकाल के रखी है, दिस इज 20 एम्पियर। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे हम पढ़ चुके हैं। इसलिए देखो अब हम निकालेंगे एसी की एवरेज वैल्यू, एसी की एवरेज वैल्यू। तो देखो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी हमको याद करना है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, देखो दो वैल्यू हमको याद हो गई, एक होती इंस्टेंटेनियस, दूसरी होती पीक, तीसरी है एवरेज वैल्यू। डेफिनेशन लिखने को आती है बोर्ड में,
डेफिनेशन पूछी जाती है और डेफिनेशन पे बेस्ड अपने पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं, तो वो डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC को कैसे बताया गया था। मैंने कैसे बताया, मेरे बताने का तरीका ये है कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC ये है कि समझना बात कि मान लो यहाँ पे एक कांस्टेंट करंट फ्लो कराया और यहाँ पे AC को फ्लो कराया, ठीक, डेफिनेशन बना रहे हैं। तो ये बोली जाती है डेफिनेशन कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC, ये AC का सिंबल है, दिस इज सिंबल ऑफ AC, ये DC का सिंबल है, ठीक है, DC मतलब बैटरी। तो डेफिनेशन देने का तरीका ये है कि अगर कि AC को किसी सर्किट में कनेक्ट करो, सर्किट ये रहा रेजिस्टेंस, AC को किसी सर्किट में कनेक्ट करो और कुछ फिक्स टाइम ले लो कि मान लो 10 सेकेंड, तो AC करंट फ्लो होगा, तो उस सर्किट में कुछ चार्ज फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो चार्ज फ्लो करेगा। तो बोला जाता है कि फिक्स टाइम में AC किसी सर्किट में जितना करंट, फिक्स टाइम में AC किसी सर्किट में जितना चार्ज सेंड कर सकती है उसके बराबर कोई कांस्टेंट करंट उतने ही टाइम में उसी सर्किट में जितना चार्ज सेंड कर सकती है, तो वो कांस्टेंट करंट AC की एवरेज वैल्यू कहलाएगी। तो डेफिनेशन में लिख दे रहा हूं, डेफिनेशन है एवरेज वैल्यू ऑफ AC is equals to that steady current which can send same amount of charge in same time in same circuit as AC can। ठीक है, डेफिनेशन समझो। एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू दैट स्टडी करंट विच कैन सेंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन सेम सर्किट, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन सेम टाइम इन सेम सर्किट एज AC कैन। AC भी उसी सर्किट में उतने ही टाइम में उतना ही चार्ज भेजे, तो दैट स्टडी करंट इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ AC। क्योंकि AC की वैल्यू तो लगातार चेंज होती है, तो उसका कोई ना कोई तो हम वैल्यू मानेंगे कि ये वैल्यू एवरेज वैल्यू बन जाएगी AC की। क्योंकि AC की कौन सी वैल्यू की बात करें, एक्चुअल में जो पीक वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू, वो भी तो एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो उसको भी नहीं बोल सकते। तो इंस्टेंटेनियस किसी काम की नहीं, पीक वैल्यू भी कोई खास काम की नहीं, ये काम की है एवरेज वैल्यू ऑफ AC। डेफिनेशन ये अब ड्राइव करेंगे। देखो हम निकालेंगे फॉर द हाफ साइकिल, अगर हाफ साइकिल के लिए निकालें तो पहले फॉर DC, तो I इक्वल्स टू क्या होता है, dQ/dt होता है। I इक्वल्स टू क्या होता है, dQ/dt। ठीक, अगर मान लो करंट कांस्टेंट है तो Q इक्वल्स टू IT डायरेक्ट लगा सकते हैं। IT को I एवरेज लिख लो, टाइम को हाफ साइकिल का टाइम T/2 कर लो। यहाँ पे जो मैंने कांस्टेंट करंट माना है वो I एवरेज उसका नाम रख दिया कि I एवरेज, ठीक है, दैट I, और Q इक्वल्स टू IT से T/2 टाइम में कितना चार्ज भेजा, Q इक्वल्स टू IT। ये तो DC हो गया। अब AC पे आओ। AC के लिए चार्ज निकालने का तरीका होगा इंटीग्रेशन ऑफ IDT, और जितने टाइम के लिए निकालो उतना लिमिट ले लो। अब एक बात काम की कि अगर करंट वेरिएबल है तभी तो मैं ये डेफिनेशन लगा रहा हूँ, अदरवाइज Q इक्वल्स टू IT डायरेक्ट लगा दिया था। कांस्टेंट के लिए वो डायरेक्ट लगाते हैं, ये क्यों लगाया, क्योंकि वेरिएबल है इसलिए इंटीग्रेट करके ही निकालेंगे। तो इंटीग्रेशन 0 से T/2, I की जगह I0 sin ओमेगा t dt। I0 बाहर लो, कांस्टेंट है,
और साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस ओमेगा टी, एक ओमेगा नीचे आएगा, लिमिट्स 0 से t/2। तो कितना आ जाएगा, q इज इक्वल्स टू माइनस का I0/ओमेगा लिखो साइड में और लिमिट्स लगाओ, कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0। ठीक है, अब देखो अभी सिखाया कि ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई ओवर कैपिटल टी, तो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई, तो ओमेगा टी की जगह 2 पाई रखो, 2 से 2 कट जाएगा, तो आया माइनस का I0/ओमेगा, तो कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू भी -1, तो आ गया 2I0/ओमेगा। अब दोनों चार्ज बराबर करो बाय द डेफिनेशन, ये चार्ज आया ना, तो AC वाला चार्ज और DC वाला चार्ज हो बराबर, तो बराबर हो गया, तो ये वाली इसकी एवरेज वैल्यू ही बन गई, तो बराबर किया, तो इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकेंड, क्या आया, I एवरेज इंटू t/2 इज इक्वल्स टू 2I0/ओमेगा। ठीक है, ये आया, इसको लिख सकते हैं I एवरेज इज इक्वल्स टू 4I0/ओमेगा टी, और ओमेगा टी है 2 पाई के बराबर, तो 2I0/पाई बचेगा, दिस इज एवरेज वैल्यू 2I0/पाई। 2I0 विद डेफिनेशन याद रखनी है पूरी, 2I0/पाई आ जाती है ये अपनी वैल्यू, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ AC। ठीक, एवरेज वैल्यू ऑफ AC हमने कैलकुलेट कर ली, और एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल्स टू 2I0/पाई। थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, एवरेज वैल्यू आ गई 2I0/पाई, सही है, हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल के लिए आ गई। देखो फुल साइकिल के लिए मैंने नहीं निकाली, क्यों नहीं निकाली, क्योंकि फुल साइकिल के लिए ये आती 0, तो इसीलिए इसको हाफ साइकिल के लिए ही निकालना होता है। ठीक है, this is I average is equals to 2I0/pi, 2I0/pi for the half cycle, but for full cycle I average will be 0, full cycle, इसलिए फुल साइकिल के लिए निकालते नहीं, तो ये मैंने 0 लिख दिया है, लेकिन मैं तुम लोगों को बताऊं वैसे याद तो ये रखना है। ठीक है, हाफ साइकिल के लिए हो चाहे जो भी हो, फॉर्मूला ये याद रखना है। ठीक, देखो अब इसका तरीका ढूंढते हैं। हाँ, एक चीज़ और समझ लो कि अगर देखो इसको हम ऐसे करें, कभी कभी ऐसे वैल्यू लिखी हुई आती है, दिस इज 2/3.14 इंटू I0, मतलब दिस इज 0.63 ऑफ I0, या फिर 63% ऑफ I0। ठीक, मतलब पीक वैल्यू की ये 63% है, 0.63 कह सकते हो। अगर I0 10 एम्पीयर है तो ये 0.63 एम्पीयर, I0 100 एम्पीयर तो 63 एम्पीयर। ठीक है, तो हम कहेंगे एवरेज वैल्यू पीक वैल्यू की इतनी होती है, दिस इज 63%। अब देखो एक इसका तरीका और है निकालने का, बाकी पाई के टर्म्स में याद रहे तो बहुत अच्छा, बाकी वो भी याद कर लेना है। एक बात और बताऊं मैं, और देखो डायरेक्ट टू कैलकुलेट आई एवरेज का दूसरा नाम भी है मीन वैल्यू, IM, मैक्सिमम नहीं है, दिस इज मीन वैल्यू, इसका दूसरा नाम मीन वैल्यू भी है।
इसको लिखने का तरीका ये है, दिस इज आई इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल चार्ज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t आई डी टी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 0 से t dt। अब जितना टाइम है उतना टाइम रख दो। एक तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। वो वाली डेफिनेशन मैंने तुमको किताब वाली डेफिनेशन बताई थी, चार्ज वाली, इन टर्म्स ऑफ चार्ज। ये बेसिक डेफिनेशन है। कभी भी एवरेज या मीन वैल्यू निकालनी तो एवरेज वैल्यू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल चार्ज ऐसे निकाला जाता है अगर करंट वेरिएबल है तो, ठीक है। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम से आ जाएगा। दूसरा, इसको हम बोलते हैं दिस इज ऑल्सो एरिया ऑफ आई टी ग्राफ डिवाइडेड बाय टाइम। इससे भी निकाल सकते हैं एरिया वाले कंसेप्ट से। ये ज़्यादा काम आएगा, आगे चल के ये काम आएगा, इसलिए ये बता रहे हैं। देखो क्या कि अगर तुम इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज कॉल्ड एरिया ऑफ आई टी ग्राफ। ये तो अपने पास आई टी ग्राफ था, दिस इज आई एंड दिस इज टी। अब निकालते हैं एरिया। एरिया हाफ साइकिल का, हाफ साइकिल के लिए निकाले तो बस कुछ नहीं, डेफिनेशन तो ये लगेगी इंटीग्रेशन, लेकिन हाफ साइकिल के लिए मतलब 0 से t/2 और आई डी टी मतलब 0 से t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। तो कितना आया एरिया? ये आएगा आई नॉट बाहर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, लिमिट्स 0 से t/2 तो माइनस आई नॉट बाय ओमेगा और ये रख दो तो कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस 0। ओमेगा टी कितना होता है? ओमेगा टी होता है 2 पाई, तो कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई कितना? कॉस 2 पाई और डिवाइडेड बाई 2 कॉस पाई, -1 तो -2। दिस इज 2 आई नॉट बाय ओमेगा आ गया एरिया। अब कितना आ गया? आई मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू आ गया एरिया ऑफ आई टी ग्राफ। एरिया ये आई गया था 2 आई नॉट बाय ओमेगा और टाइम कितना है? टाइम है t/2। तो ओमेगा टी 2 पाई होता है, तो 2 इंटू 2 आई नॉट ओवर 2 पाई, तो 2 से 2 कट गया, दिस इज 2 आई नॉट ओवर पाई। तो मैं तो तुमसे कहूँ डायरेक्ट तुम एरिया याद करो। अपना तरीका है एरिया याद कर लो। अगर तुमने एरिया याद कर लिया 2 आई नॉट ओवर ओमेगा, देखो एरिया याद करने से फ़ायदा क्या है? हमने ये वाला एरिया निकाला, ये वाला हाफ साइकिल का, यहीं तक तो है हाफ साइकिल t/2। तो अगर मैं इसकी बात करूँगा t/4 तो ये इसका हाफ है, तो t/4 के लिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो एरिया से बात करते, एक बात समझ में आ गई, एरिया ऑफ हाफ साइकिल कितना है? 2 आई नॉट ओवर ओमेगा। एरिया ऑफ हाफ का मतलब है 0 से t/2 तक। एरिया ऑफ t/4 मतलब 1/4 साइकिल का, उसका आधा आएगा, क्योंकि जितना इधर है उतना ही इधर है, ठीक। तो देखो तो टोटल चार्ज मीन्स एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, ये करना है बस। देखो अगर मैं तुमसे कहूँ 0 से t/4 निकालो तो आई एवरेज इज इक्वल्स टू एरिया। अब एरिया कितना था? अब ये हमने याद कर लिया कि ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक, ये जो एरिया था वो 2 आई नॉट ओवर ओमेगा था। तो t/4 तक का एरिया, t/4 तक का तो ये वाला हुआ, तो ये आया आई नॉट ओवर ओमेगा। टाइम कितना आया? t/4, ठीक। तो 4 आई नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई, दिस इज 2 आई नॉट ओवर पाई, सही है। आई एवरेज अभी भी उतना ही आया। अब एरिया से करना है। सेकंड, अगर मैं कहूँ t/4 से t तक आई एवरेज बताओ, तो तुम फिर से देखो
T/4 का मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये है T/4 और ये T। तो देखो जितना ये प्लस उतना ही ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट, ये वाला एरिया बचा केवल। और ये एरिया कितना है, ये वाला एरिया बचा भाई इतना, जितना यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं तो इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये बचा। और ये उतना ही एरिया है ये वाला, दिस इज I0 ओवर ओमेगा। अगर मैं तुमसे कहूँ ये वाला एरिया कितना, ये यहाँ तक, तो ये है I0 बाय ओमेगा, आधा है ना इसका, ऐसे कर लो, सेपरेट कर लो, पूरे का इतना तो आधे का इतना, तो वो यही चाहिए, ये I0 बाय ओमेगा और टाइम कितना T/4 से T तक, तो T/4 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 3T/4, दिस इज 3T/4 आ गया टाइम। तो 4I0 ओवर 3 इंटू 2 पाई, तो 2I0 ओवर 3 पाई, ये तुम्हारा I एवरेज है। ये किसी भी कितने भी पार्ट के लिए निकाल सकते हैं, इसमें तुमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर तुमको एरिया याद हो गया, और एरिया याद करना है केवल वो हाफ साइकिल का, हाफ से आधे मतलब 1/4 का उसका आधा होगा, बाकी जितने भी होंगे तो 1/4 के ही सेक्शन होंगे। और कोई भी उल्टा सीधा दिया जाता है तो फिर तो बेसिक है, इंटीग्रेट कर लोगे। बाकी ये भी बहुत सारे केसेस हैं, इसको मैंने तरीके से बता दी, इन्हीं में से कोई एक पूछ लिया जाता, अदरवाइज 2I0 बाय पाई वाला ही पूछा जाता है, ठीक है, हाफ साइकिल के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी रैंडमली अगर कोई पूछा जाए तो अगर इस सेक्शन में आ जाए, जैसे एरिया से तुम निकाल सको, तो एरिया वाला कंसेप्ट भी तुमको बता दिया, ठीक है ना। तो एवरेज वैल्यू ऐसे करके निकाला करेंगे। अब एवरेज वैल्यू निकालने के बाद हम निकालते हैं RMS वैल्यू, ठीक है। एवरेज वैल्यू निकालने के बाद हमको ज़रूरत होती है RMS वैल्यू की। तो दूसरा है दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसके भी कई नाम हैं, इसका नाम है RMS वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, और तीसरा इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है। 3 नाम है इफेक्टिव वैल्यू। IRMS से भी दिखाते हैं, IV से दिखाते हैं, I इफेक्टिव ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है। इसका तरीका क्या है, इसको डिफाइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ हीट। इसको डिफाइन करने का तरीका है हीट के टर्म्स में। देखो कैसे, फिर से वही काम कि एक सर्किट लो, ठीक है, उसमें एक कांस्टेंट करंट कनेक्ट करो और एक तरफ AC। तो इसमें भी उसी तरीके की डेफिनेशन है कि अगर AC को किसी सर्किट में कनेक्ट किया जाए और फिक्स टाइम के लिए उसमें फ्लो कराया जाए, और उतने टाइम में वो उस सर्किट में जितना हीट प्रोड्यूस कर सकती है AC, उतना ही हीट का अमाउंट उसी सर्किट में उतने ही टाइम में कौन सा कांस्टेंट करंट फ्लो कर सकता है, कांस्टेंट करंट फ्लो करने पे प्रोड्यूस कर सकता है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो जो कांस्टेंट करंट है दैट इज कॉल्ड RMS वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन पे आ जाते हैं, ये डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। RMS वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल्स टू RMS वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल्स टू that steady current which can produce same amount of heat in same time in same circuit as AC can, ठीक है।
तो RMS वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ स्टडी करंट विच कैन प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द सेम सर्किट इन द सेम टाइम एज AC कैन। मतलब AC जितना हीट प्रोड्यूस कर सकता है उतनी टाइम में उसी सर्किट में, तो जितना स्टडी करंट कोई दूसरा DC वाला कनेक्ट करोगे वो भी उतना ही हीट प्रोड्यूस करे। अलग अलग वैल्यू लेंगे तो अलग अलग हीट आएगा, कहीं ना कहीं तो उस वैल्यू पे किसी एक वैल्यू पे जाके हीट बराबर मिलेगा। जिस वैल्यू पे हीट जाके बराबर मिला समझ लो वही उसका RMS वैल्यू है। ठीक है, तो देखो इधर तो पहले DC लेते हैं। DC के लिए हीट क्या होता है I²RT, तो एक साइकिल के लिए लेंगे। इसमें फुल साइकिल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फुल साइकिल। और फुल साइकिल का टाइम कितना होता है T। तो I को अब मैं क्या लिखूँगा RMS I वर्चुअल कुछ भी सिंबल लगा सकता हूँ, R इंटू टाइम कितना T। ये तो DC में उतना करंट IV वो कांस्टेंट करंट माना है मैंने। IV क्या है दैट कांस्टेंट करंट। ठीक है, तो I लिख लूँ चाहे IV लिख लूँ, IV लिख दिया, सिंबल वही आ जाएगा फिर ना। इसमें हीट निकालो, इसमें इंटीग्रेशन 0 से T I²R dt से, क्योंकि ये करंट AC है वेरिएबल है। 0 से T I की जगह I0² sin² ओमेगा t R dt, तो I0² R बाहर आ जाएगा और 0 से T sin² ओमेगा t को 1 - cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं। इंटीग्रेशन में ये तरीका है, sin² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको ऐसे कन्वर्ट करके लिखना होता है, इसे याद करो, ज़रूरी है ये। I0² R अब अलग कर लो, 0 से T 2 तो बाहर ले लो, 1 dt माइनस 0 से T cos 2 ओमेगा t dt। ठीक है, सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को, यहाँ कर ले रहे हैं। H = आ जाएगा I0² R/2, यहाँ तो T आ गया, 1 का इंटीग्रेशन T लिमिट्स T - 0 T माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा लिमिट्स इसकी 0 से T। तो H = कितना आया I0² R/2 T माइन, देखो यहाँ पे T रखोगे तो साइन 2 पाई मतलब ओमेगा T 2 पाई बनेगा, 2 पाई इंटू 2 4 पाई हो जाएगा। तो साइन n पाई 0 होता है, 0 तो 0 होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हीट आई I0² RT डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों इक्वेशन से हीट बराबर करो, ये डेफिनेशन कहती है कि AC वाला हीट और DC वाला हीट अगर बराबर है तो ये DC AC की एवरेज RMS वैल्यू है, तो बराबर करो। फर्स्ट = सेकेंड, तो IV² RT = I0² RT बाय 2, कट गया RT। IV = I0/√2, ये RMS वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू है, दिस इज I0/√2। कितना आएगा I0/√2, मतलब बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है कि हीट बराबर करो। एक कांस्टेंट का सिंबल I मान लो, IV मान लो, वो I मानोगे लास्ट में फिर उस I को ही IV लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए उस कांस्टेंट को ही हम IV बोल देते हैं। पहले से ही सिंबल तो कुछ ना कुछ देना ही है, तो हमने IV दे दिया। वो सिंबल देने के बाद वहाँ से पहले तो DC के लिए सीधे लगाया, जितना टाइम लेना है 1 साइकिल ले लो। इसमें पहले वाले में 1 साइकिल लेने में 0 आता था, इसलिए हाफ साइकिल ली थी। यहाँ पहले से ही पूरा साइकिल लेके चलेंगे। बाकी अगर वेरिएबल वाला है तो सबको पता है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी में अच्छे से कराया है कि इंटीग्रेट करके करते हैं। sin² ओमेगा t का इंटीग्रेशन नया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 - cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगता है, तो इस स्टैंडर्ड है, इसको याद करो, आगे कई बार आएगा। तो अगर परेशान हो रहे तो आगे भी सीख जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया I0/√2। एक तो ये किताबी तरीका है और बोर्ड में ऐसा वाला ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये वाला बताया। ठीक है, 3 नाम है, तीनों याद रखने हैं, वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, RMS वैल्यू। I0/√2 आता है। अब एक और तरीका है, वो तरीका मैं तुमको बताना चाहता हूँ। देखो, अनदर मेथड वो ये है IRMS = मीन स्क्वायर। ये मीन का सिंबल है ऐसा, ठीक है, ये स्टाइलिश जो है थोड़ा मीन का सिंबल, स्क्वायर तो रूट मीन
स्क्वायर। ठीक, तो देखो रूट स्क्वायर करो आई का, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं इधर थोड़ा सिखाई देता हूँ। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसको हमेशा ऐसे करना होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 डी टी, 1/2 बाहर लो। ठीक है, अलग करो 0 से 1 डी टी, मतलब 0 से टी डी टी माइनस 0 से टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। ये 1/2 हमेशा 1 का इंटीग्रेशन, तो ये तो टी बन ही जाएगा। कॉस को करोगे साइन, और साइन में भी ये तो पूरा ऐसा ही आएगा, नीचे 2 ओमेगा आ जाएगा। तो साइन में फिर यहाँ टी रखोगे तो साइन एन पाई 0 होता है, ये 4 पाई बन जाएगा। तो ये 0 है, अभी भी करा था, तो ये t/2 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखो ये तो हुआ रूट स्क्वायर हो गया। मीन करना है, मीन करने का तरीका क्या है, मैंने कहा था जितने में करना है उतने में इंटीग्रेट करो, ऐसे। ये मैंने वो मीन एवरेज वाले में जो अभी थोड़ी देर पहले एक तरीका बताया है, मैंने कहा था मीन वैल्यू निकालने का क्या है, जो भी वैल्यू है उसको इंटीग्रेट करो अंडर द लिमिट्स और नीचे टोटल टाइम से डिवाइड करो। अभी इससे पहले यही बताया था। ठीक, तो ये एवरेज हो गया। देखो रूट, तो रूट लग ही गया। ठीक है, स्क्वायर भी स्क्वायर लगा दिया पूरा, आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर कर दिया, और एवरेज के लिए इंटीग्रेट कर दिया अंडर द लिमिट्स। तो ये परफेक्ट तरीका, ये लिखना सीखो। दिस रूट, ये मीन हो गया। और अगर मीन में कन्फ्यूजन तो पहले वाला देख लो, जो मीन वैल्यू में मैंने डेफिनेशन बताई है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम की टोटल चार्ज, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। आई की जगह आई स्क्वायर है तो वो आई स्क्वायर लिख दिया, बाकी ये मीन को दिखा रहा है। ठीक, तो आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो आई नॉट स्क्वायर तो बाहर आएगा, आई नॉट के फॉर्म में रूट में रह जाएगा 0 से टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका मैंने इंटीग्रेशन साइड में करके बता ही दिया है, तो वो रह गया सीधे t/2, और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा t, तो नीचे एक t और आ जाएगा, t से t कट जाएगा, तो आई नॉट बाय √2 आई आर एम एस आई वी। तो ये डायरेक्ट तरीका, देखो ध्यान से इसको। सही है, कर सकते हो ये काम। ठीक है, तो ये वाली मैथमेटिकल डेफिनेशन भी याद रहे, वो किताब वाली थी जो मैंने हीट के टर्म्स में बताई थी, और इसको तुम याद कर लो, आई नॉट बाय √2 कई बार, बाकी 1.414 इसको लिख सकते हो, और आई नॉट बाय 1.414 उल्टा तो 0.707 आई नॉट आ जाएगा, या फिर 70.7% ऑफ आई नॉट, मतलब वर्चुअल वैल्यू पीक वैल्यू की 70.7% है। मतलब अगर पीक वैल्यू 100 एम्पियर है, अगर पीक वैल्यू 100 एम्पियर है तो ये 70.7 एम्पियर होगी। अगर वो 10 एम्पियर तो ये होगी 7 पॉइंट। ठीक है, तो वो देख लोगे, दिस इज, तो वो वैल्यू यहाँ रख के तुमको मिल जाएगी। तो रूट के टर्म्स में भी याद रखना है और पॉइंट में भी। तो ये रूट मीन। और एक क्वेश्चन लेते हैं, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट I1 प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी RMS वैल्यू बताओ, RMS वैल्यू। ठीक है, फॉर टाइम ले लो पाई बाय ओमेगा, जो भी टाइम लेना है हम वो ले सकते हैं। तो देखो IRMS क्या होगा, रूट स्क्वायर करो I1 प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, लिमिट्स 0 से जो भी टाइम है पाई बाय ओमेगा डी टी, और डिवाइडेड बाय 0 से पाई बाय ओमेगा डी टी, ऐसे करना। अब होल स्क्वायर ओपन कर लो, देखो
प्यार से, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। स्क्वायर किया है, स्क्वायर कर लिया, बाकी बेसिक इंटीग्रेशन। तो होल स्क्वायर ओपन करना आता है सबको, 0 से पाई बाय ओमेगा, पहले का स्क्वायर I1, दूसरे का स्क्वायर I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस 2AB। ठीक है, इंटीग्रेशन चल रहा है और नीचे 0 से पाई बाय ओमेगा dt। ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन है, सब कुछ बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, दिस इज पाई बाय ओमेगा। ठीक है, अब देखो सबको सेपरेट इंटीग्रेशन दे दो, सबको सेपरेटली। देखो एक बात तो हम समझ गए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी में इधर बता देता हूँ। देखो 0 से पाई बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी डी टी, ये कितना आएगा? साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा 0 से पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो माइनस का 1 ओवर ओमेगा और कॉस पाई माइनस कॉस 0 माइनस का 1 ओवर ओमेगा, कॉस पाई की वैल्यू -1, दिस इज माइनस माइनस प्लस 2 बाय ओमेगा, दिस इज 2 बाय ओमेगा। ठीक है, 2 बाय ओमेगा इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ रख देंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आएगी, ये मैंने तुमको तरीका बताया, ये आ जाएगी t/2 और t की वैल्यू जो भी है ये पाई बाय ओमेगा, तो t की वैल्यू रख देंगे हम पाई बाय ओमेगा। तो देखो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो डायरेक्टली, थोड़ा थोड़ा हमको पता भी चल गया है काफ़ी कुछ। तो देखो I1 स्क्वायर, सबको सेपरेट इंटीग्रेशन देंगे तो I1 स्क्वायर और आ जाएगा पाई बाय ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि I1 स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन होगा t और लिमिट्स लगेंगी ये, तो वो सीधे सीधे यही आ जाएगा। ये इसका नंबर है 86, संदीप का है। अरे वही कर रहा है। I1 स्क्वायर पाई बाय ओमेगा, दूसरे वाले पे आओ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेशन बता दिया इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? I1 स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, बाहर आ जाएगा। ठीक है, सेपरेट सबको इंटीग्रेशन जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में t होगा और t की लिमिट्स पाई बाय ओमेगा लगाओ तो पाई बाय ओमेगा आ जाएगा, प्लस दूसरे वाले पे आओ, I0 स्क्वायर बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो t/2 आता है। और यहाँ पे अगर t होता है तो, यहाँ पे अगर t होता है तो t की जगह कितना है, तो पाई बाय 2 ओमेगा आ जाएगा। t/2 आता है, t है पाई बाय ओमेगा, नीचे 2। ठीक है, फिर उसके बाद इधर आओ, +2 और I1 I0 और साइन ओमेगा टी का ये निकाल लिया। ठीक है, तो 2 बाय ओमेगा, तो 2 I1 I0 इंटू इसका आ गया 2 बाय ओमेगा। ठीक है, दिस इज पाई बाय ओमेगा, ये पूरा रखने के बाद। ठीक है, और नीचे कितना आ गया, नीचे भी आ गया पाई बाय 1 का इंटीग्रेशन वही आ जाएगा। तो देखो पाई बाय ओमेगा, ये सारी वैल्यू रखने के बाद ये अपना आ चुका है। ठीक है, अब सुनो, देखो पाई बाय ओमेगा इसमें भी है, ये कट जाएगा, इसमें भी कॉमन आ जाएगा और इसमें पाई से कर लो मल्टीप्लाई, पाई से कर लो डिवाइड। ठीक है,
तो रूट में क्या रह जाएगा, I1 स्क्वायर प्लस I0 स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ पे रह जाएगा पाई बाय ओमेगा कॉमन आ गया, 4I1 I0 बाय पाई, ये रह जाएगा। देख लो यहाँ पे पाई बाय ओमेगा कॉमन हुआ, इसमें भी पाई बाय ओमेगा कॉमन, इसमें भी, और कट गया तो I1 स्क्वायर यहाँ रह गया, I0 स्क्वायर नीचे 2 रह गया था, वो 2 है, 2 और 2 4 हो गया, I1 I0 हो गया, पाई बाय ओमेगा कॉमन, पाई बचा, वो आ गया। ये वहाँ पे अब ये ऐसी वैल्यू आ गई, जो भी है ये तुम्हारा तरीका होगा निकालने का, ये काम किया करोगे। थोड़ा लेंथी बन गया, लेंथी हो ही जाता है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं है। तो रेंडमली कुछ भी वैल्यू उठा ली इसलिए ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तरीका अपना रहेगा, इससे निकालेंगे और ऐसे ही करेंगे, मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, वो एक लाइन का इंटीग्रेशन है, बाकी छोटी मोटी कैलकुलेशन है, और वो इंटीग्रेशन से तुम धीरे धीरे फैमिलियर हो जाओ। अगर मैं इसी को चलो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ इसी में, ठीक है, इसमें तो ये वाली वैल्यू आएगी, इसी में मैं तुमसे कहता हूँ t = 2 बाय ओमेगा इतने टाइम के लिए निकालो, ठीक है। तो अंतर क्या है, केवल लिमिट्स बदल जाएंगी, ठीक है, लिमिट्स बदल जाएंगी। तो मैं लिमिट्स बदल देता हूँ, देखो यहाँ पे कितना आएगा 2 बाय ओमेगा, यहाँ पे कितना 2 बाय ओमेगा, यहाँ पे भी 2 बाय ओमेगा, यहाँ पे भी 2 बाय ओमेगा, सब जगह 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी 2 बाय ओमेगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी एक 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अंतर आ जाएगा, यहाँ पे क्या करोगे 2 पाई बाय ओमेगा से करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, पाई की जगह 2 पाई आ जाएगा, क्योंकि ये लिमिट्स लगाओगे ना 2 पाई बाय ओमेगा तो 2 पाई आएगा, 2 पाई प्लस 1 होता है, तो ये आ जाएगा 0, ये जो है क्या आ जाएगा 0, ये 0 आ जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दिखेगा, तो ये दिखेगा, ठीक है। तो इसमें पूरा ये तो कट जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो फिर से क्या आएगा, रूट में आंसर I1 स्क्वायर प्लस I0 स्क्वायर बाय 2, तब ये आ जाएगा, वो वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म आ जाए 0। तो कहने मतलब जो भी है वो बेसिक इंटीग्रेशन है, अगर तुमने इंटीग्रेशन छोटा मोटा सीखा हुआ है तो तुम क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। एक बार इसको देखो। देखो अगर मैं तुमसे कहूँ ये कोई तुमको वेव फॉर्म दी है करंट की, ठीक है, दिस इज करंट +5 -5 2 4 6 8, ठीक। एवरेज वैल्यू निकालो, एवरेज वैल्यू पहला निकालो 0 से 2, दूसरा निकालो 3 to 1 से निकालो 4, तीसरा निकालो 2 से 6, ऐसे निकालो, 3 दे दिए बहुत है एवरेज वैल्यू, ठीक है। टाइम सेकंड में, करंट एम्पियर में, तो देखो कैसे निकालेंगे। पहला एवरेज एरिया डिवाइडेड बाय टाइम से, एरिया कहाँ से कहाँ तक 0 से 2, 0 से 2 का एरिया कितना 10, वही 5 × 2 10, टाइम कितना 2, तो 5 एम्पियर आ गया। अगर आई एवरेज तुमसे कहा जाए कि तुम निकालो 1 to 4, तो 1 तो यहाँ रहा होगा, यहाँ बीच में, तो 1 से 4 तक, तो देखो ऐसे ये वाला एरिया इसको काट देगा, और काटेगा तो ये बचेगा,
तो ये वाला एरिया कितना बचा 5 × 1 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 5 × 1 तो 5 डिवाइडेड बाई टाइम कितना 3, तो ये 5/3 एम्पियर आ जाएगा। अंतर है, मतलब एरिया एक बराबर हो सकता है लेकिन टाइम अलग अलग है, तो समझदारी से ही लिखना है, शॉर्टकट नहीं मारना जल्दबाजी। 2 से लेके 6 तक, तो 2 से लेके जितना एरिया नीचे उतना ही ऊपर, तो ये तो आई एवरेज कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एरिया कितना हो गया 0। तो जितने भी पूछा जाए समझदारी से एरिया और टाइम लिखते जाना है, कैलकुलेट कर लोगे, देख लो। देखो अगर मान लो ये V है, ये T, ये T/4, ये V0, ऐसे ग्राफ दे दिया और कहा कि इसकी टोटल RMS वैल्यू निकालो 0 से लेके T तक, एक साइकिल मतलब एक टाइम पीरियड दिया है इन्होंने कुछ इस तरीके से यहाँ तक, मतलब 0 से T तक IRMS निकालो। तो IRMS कैसे निकालो, देखो समझदारी से, IRMS इज इक्वल्स टू रूट, ठीक, 0 I की जगह चलो वोल्टेज दिया है तो VRMS निकालेंगे, ठीक है, करंट देते तो IRMS, तो VRMS इज इक्वल्स टू 0 से T V² dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 से T dt, ऐसे ही करना है, ठीक है, V का जो भी है उसका स्क्वायर करना है। अब देखो समझदारी से अलग अलग है तो अलग अलग ही करना, टाइम तो अपने पास T है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना है T, वो तो मैंने नीचे लिख दिया, वो तो टोटल टाइम है, नीचे इंटीग्रेट करके भी T ही लिखना है, तो वो डायरेक्ट भी T लिख सकते हो। अब 0 से T/4 तक कितना है V0², V0 है ना, तो V0² हो गया, dt अलग करो प्लस T/4 से T कितना 0, तो कितना हो जाएगा रूट में, ये तो 0 है, ये T नीचे ही रखो, V0² ऐसे साइड में लो, 1 का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट T, और ये हो जाएगा T/4, कितना आ जाएगा, सिंपल है, 1 का इंटीग्रेशन T आएगा, लिमिट्स T/4, तो ये T से T कट जाएगा, तो ये आ जाएगा V0/2 आंसर। देखो कैसे करके कर रहे हैं, इसमें यहाँ से यहाँ तक अलग था और यहाँ से यहाँ तक अलग था, तो ये अलग तोड़ दिया, इसको अलग तोड़ दिया, डेफिनीशन नहीं बदली, डेफिनीशन वही है कि इंटीग्रेट करना है पूरा, लिमिट्स लगा के स्क्वायर करना है, टोटल टाइम से डिवाइड करना है। टोटल टाइम को चुपचाप टोटल टाइम लिख लिया, ये एक जैसा होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है यहाँ से यहाँ तक कुछ और है तो वो अलग कर लिया, अलग कर लिया तो कांस्टेंट है तो वो V0² 1 का हो जाए, और बाकी तो 0 है, 0 नहीं होता कुछ और होता तो वो लगाते। देखो ध्यान से ऐसे करके करेंगे। तो ये अपना तरीका है एवरेज और आरएमएस निकालने का, ऐसे करके निकाला करें। बाकी कोई भी इक्वेशन होगी तो उसका इंटीग्रेशन ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो अब स्टार्ट होंगे एसी के सर्किट, फेजर डायग्राम, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम फेजर डायग्राम से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ये पढ़ो, फिर मिलते हैं, बाय।